नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम जो इंटरव्यू होने वाला है 2016 का टीजीटी पीजीटी हिंदी, उससे संबंधित ये वीडियो बना रही हूँ उसके लिए कि जिससे आपको शायद मेरे एक्सपीरियंस से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हो जाए या आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिले। तो ठीक है, तो इससे क्योंकि आप अगर इसे थोड़ा बहुत देखेंगे, शुरू से आखिर तक देखना, तो मैं जो एक्सपीरियंस है अपना शेयर करने वाली हूँ, बताने कि मतलब किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या बनते हैं, ये कैसे मतलब आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि क्योंकि इंटरव्यू जब हम देने आते हैं तो उस समय देने जाने से पहले ही हमें ऐसा लगता है कि वो एक प्रेशर सा बना रहता है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जितने लोगों से बात करो उतनी अलग ही अलग बातें बताते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे होते हैं वो लोग जो इंटरव्यू लेने वहाँ बैठते हैं। आप सब आयोग में आप सब जब मतलब जब इधर से जाते हो आप सब लोग, तो ऐसा नहीं है कि आप सब जाते समय मतलब आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे वो जिससे आपको परेशानी हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट जाते हैं या कुछ उनसे मतलब जैसे कहते हैं ना बहस करते हैं या कुछ ज़्यादा उसकी अपने होशियार दिखाने की कोशिश करते हैं, तब आपको वो उलझा देते हैं। लेकिन वो आपसे वैसे ही क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं जो मतलब आपके सिलेबस से संबंधित हैं, एक दो जैसे बाहर से हैं, जैसे जीके की कॉमन जानकारी जो सब रखते हैं वो बातें आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए डरना नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, मेहनत करनी है। और अपना जो सिलेबस है ऐसा नहीं है कि तुम बिना पढ़े यहाँ तक आए हो, पढ़ने के बाद ही यहाँ तक आए हो। वो भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इसलिए बस ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है इसमें। जो इंटरव्यू है वो वहाँ देखेंगे ये, क्योंकि पता तो उन्हें भी है कि आप पास करने के बाद ही तो यहाँ तक आए हो। ठीक है, जब आप वहां पहुंचेंगे तो हो सकता है उनका सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बने कि आप क्या पढ़ कर आए हैं। तो आप जो भी पढ़ कर आए या तो कोई विशेष टॉपिक अपना बना लो कि हम क्या मतलब जब वहां जाके हमें जो जैसे कोई भी युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या किसी भी लेखक से संबंधित कि ये लेखक हमें संबंध मतलब ये भी पूछते हैं कि आपको कौन सा लेखक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो या तो वो बता दो कि कौन से लेखक अच्छे लगते हैं या फिर कि सभी लेखक मुझे अच्छे लगते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बताना चाहेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वो आपसे ये ज़रूर पूछते हैं आप बैठते ही कि आप क्या पढ़ के आए हैं। पहले परिचय भी पूछ लेते हैं। तो परिचय अब जो पूछ रहे हैं उसमें मतलब ये नहीं पूछते हैं, ना तो आपका नाम पूछेंगे ना एड्रेस कहाँ से आए, बस खाली आपकी शैक्षिक योग्यता पूछते हैं। तो वो आपको पता होनी चाहिए कि हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए मतलब जो आपने कहा करा है, बीएड या एमएड या पीएचडी जो भी किया है वो कब कब और किस सन में किया है। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे वो अपना जैसे कि आप क्या पढ़ के आए वो आप बताएंगे या नहीं बताते हैं, मतलब क्या है कि सब पाठ्य तो उसमें या तो आप ये बताएं कि हम किसी विशेष पे कर के आए, नहीं कर के आए तो आप कह सकते हैं सर मैंने टीजीटी का पाठ्यक्रम पढ़ा है। तो और वो अगर जैसे तुमने कहा टीजीटी का पाठ्यक्रम पढ़ा है तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितने चरणों में है। तो वो भी ध्यान रखना कि ये टीजीटी का पाठ्यक्रम हमारा 6 चरणों में है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो ये 6 चरणों में है हमारा टीजीटी का सिलेबस। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसे तो कॉमन क्वेश्चन आप ये मान के चलो कि अगर इंटरव्यू बार जो बैठे हैं वहाँ जो आपके साक्षात्कारता हैं, तो वो अगर चाहे तो मतलब आप उनके एक क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाओगे। लेकिन क्योंकि इसका कोई सिलेबस तो है नहीं इंटरव्यू का कि हाँ सिलेबस है कि इसमें से पूछना या इसमें से आगे नहीं जाना या ऐसे नहीं करना। ठीक है, तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि वो ऐसा कुछ आपके साथ करें, आप कुछ गलत ही ज़्यादा बहस करोगे कुछ, तब होता है ऐसे चांस। ठीक है, तो इसलिए कभी भी बहस नहीं करना। कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता तो विनम्र निवेदन करके उनसे आप कह सकते हैं कि सर मुझे ये अब ध्यान नहीं आ रहा है। ये ऐसे भी मत कहना सर मुझसे नहीं आता, क्योंकि आप साहित्य के स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे क्यों कहोगे कि मुझसे नहीं आता, कि सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप उत्तर में क्या कहेंगे, सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आगे अब इसके बाद फिर हमारे स्टेप आते चले जाते हैं, वो क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं और मतलब आप जवाब देते चले जाते हैं। लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें, जैसे एक छोटा सा आधार देने की कोशिश की है। क्वेश्चन क्योंकि इतने ही नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो
क्वेश्चन आपकी रचनाएं भी वो कम पूछना चाहेंगे, जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या साहित्य में जैसे अपना आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अपना आधुनिक काल में है सारे, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारे हैं, तो इनके बारे में पूछ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है, या छायावाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, या कौन से सन से कौन से सन तक छायावाद है, या द्विवेदीवाद, मतलब ये ध्यान करना, मोटी मोटी बातें वो, मतलब एक बार अपना सिलेबस पूरा रिवाइज जैसा कर लेना। ऐसे व्याकरण का है आपका, व्याकरण में जो है, जैसे व्याकरण में है आपके सारे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब, इनकी एक परिभाषा जो होती है सटीक, जो वो पूछे तो आप उत्तर दे पाए, वो चीजें लिख के अपने याद कर लेना। वैसे कोशिश करूंगी मैं भी आपको प्रोवाइड कराने की, अगर मुझसे होता है तो 1-2-4 वीडियो आपको मतलब इससे संबंधित और बना के दूं। ये तो सिर्फ इसलिए मैंने बनाई है कि क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब बच्चे कुछ ज़्यादा इधर उधर परेशान है, तो एक वीडियो ये भी होनी चाहिए कि मतलब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, अब जिसमें एक क्वेश्चन फिर ये बाद में बनता है, वो पूछते हैं आपसे कि आप कौन से जिले से हैं। अगर जिले से पूछ लेते हैं तो आपके जिले में कोई अगर लेखक पैदा हुआ है, मतलब सॉरी दोस्तों, जहाँ मतलब एक लेखक जहाँ से मतलब आप हो, वहाँ से कोई अगर लेखक जन्मा है और उसके बारे में, तो मतलब उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन से लेखक थे, उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो वो सारी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। आपके ज़िले से संबंधित कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ के मतलब सांसद, विधायक, ये चीज़ें भी कुछ कॉमन सी बातें हैं, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड किया है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आपको दी ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके बहुत काम आएगी, देखना। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो टेंशन, आराम से अपना एकदम इंटरव्यू दो, कोई परेशानी नहीं है कुछ भी। और अब तो सबसे बड़ी बात है आपके लिए, बहुत मतलब जो LT में सिलेक्शन हो चुका बच्चे, लगभग वही बच्चे आपके TGT PGT में थे, बहुत बच्चे कम हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो मैंने इसमें ऐड किया है वो पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है, ये 19वीं शताब्दी से माना जाता है। कब से? 1900 शताब्दी से। इसमें जो है तुम्हारे मतलब जो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ है, थोड़ा सा उन्हें भी देख लेना। जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का नामकरण है उसे देख लेना, क्योंकि आदिकाल का नामकरण है उससे तो 2-4 बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो इन्हें विशेष करके देख लेना थोड़ा सा। पंचमकार, पंचमकार क्या है? ये पंचमकार मतलब किससे संबंधित हैं, क्या है? तो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो पंचमकार है ये क्या है? ये सिद्धों से संबंधित है, पंचमकार है। और ये क्या है? एक तंत्र क्रिया है सिद्धों में। तो ये तंत्र क्रिया के 5 स्तंभ आते हैं इसमें। कौन कौन से? मद, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। जैसे सिद्धों के, ऐसे नाथों के, मतलब जैनों के, मतलब थोड़ी थोड़ी इनके सबके बारे में आपको जानकारी रखनी है कि किसमें क्या क्या है। ठीक। प्रकृति का मानवीय रूप में वर्णन किस युग में हुआ है? तो किस युग में हुआ है? ये छायावाद युग में हुआ है। और छायावाद से क्वेश्चन इंटरव्यू में ज्यादातर बनते हैं। और छायावाद में जो छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? पिछली बार 2013 में पूछा गया था ये इंटरव्यू में। तो ये मधुचर्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किस युग को कहा है? छायावाद युग को। तो कुछ चीजें ये हैं कि बस ये खाली हमें विशेषताएं, प्रवृत्तियां अलग अलग, जैसे छायावाद, प्रगतिवाद की क्या विशेषताएं, आदिकाल की क्या है, बस थोड़ा थोड़ा ये चीजें हमें ध्यान करनी है। आगे देखते हैं, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई है? तो ये 16 जुलाई 1893 को काशी में हुई थी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना। और इसमें 3 लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण और शिव कुमार। नागरिक प्रचारणी सभा ये भारतेंदु का समय था, उस समय की है, क्योंकि इस टाइम नागरिक प्रचारणी सभा ने खड़ी बोली में और हिंदी के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और सरस्वती पत्रिका, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो वो एग्जाम हो या इंटरव्यू। सरस्वती पत्रिका के संस्थापक पूछ लेते हैं कि कौन थे, क्योंकि कहीं तो चिंतामणि घोष दे रखा, कहीं श्याम सुंदर दास। आयोग हमेशा श्याम सुंदर दास मानता है, तो कौन थे? श्याम सुंदर दास, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे और 1903 तक रहे। और
1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। उसने खड़ी बोली के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो सरस्वती पत्रिका है। इस तरह से इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दोनों तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछते तो औरों से भी हैं, लेकिन ये दो तो आपको पता ही होनी चाहिए। कौन सा काल फ्रायर दर्शन से प्रभावित है? कौन सा काल ऐसा है जो फ्रायर दर्शन से प्रभावित है? तो वो है प्रयोगवाद, क्योंकि प्रयोगवाद आज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी ये सब क्या थे? मनोविश्लेषणवादी। ठीक है, तो ये फ्रायर दर्शन से ही प्रभावित थे सब। प्रयोगवाद और तार सप्तक के कवि भी याद कर लेना। तार सप्तक के कवि और एक वो आते हैं अष्टछाप के कवि। तार सप्तक के कवि, अष्टछाप के कवि और इनकी स्थापना और किसने की, ये भी जान लेना, क्योंकि ये एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जब भी इंटरव्यू होता है इनसे एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं। लेखक और कवि में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लेखक और कवि में क्या अंतर होता है। तो लेखक कौन होते हैं? लेखक वो होते हैं गद्य में लिखते हैं, और कवि वो होते हैं जो पद में लिखते हैं। कवि मतलब एक की भाषा क्या है? गद्यात्मक, और एक की भाषा क्या है? पद्यात्मक। वर्तमान के दो उपन्यासकार, ये आपको पता होने चाहिए। वर्तमान वाले उपन्यासकार जरूर पूछते हैं। तो वर्तमान के उपन्यासकार हैं मैत्रेयी पुष्पा हैं, अल्पना मिश्रा हैं, उषा किरण है, आदि ऐसे बहुत सारे उपन्यासकार हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, उपन्यास का विकास, उपन्यास के तत्व, ये चीजें पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं? मम्मट के काव्य के प्रयोजन सबसे ज्यादा हैं, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू में भी इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं। जो पूछा है 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि मम्मट ने काव्य के कितने प्रयोजन माने हैं। तो मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं। उन्होंने कहा है कि जो काव्य है वो यश की प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहारिक ज्ञान के लिए, लोकहित के लिए, आत्म शांति के लिए, और छठा इनका है कांता सम्मति उपदेश। कांता सम्मति उपदेश। कांता सम्मति उपदेश मतलब कांता सम्मति उपदेश मतलब कांता सम्मति उपदेश का मतलब यहाँ है कि ऐसा जैसे पत्नी के समान एक मधुर उपदेश में किसी के मतलब किसी को आराम से समझाए के कोई बात बताने की कोशिश की जाए। ठीक है, स्त्री विमर्श क्या है? स्त्री विमर्श क्या है? ये प्रेजेंट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और पिछली बार भी पूछा गया है, और ये तो वैसे भी पता होना चाहिए कि स्त्री विमर्श क्या है। ठीक है, तो स्त्री विमर्श क्या है? ये एक ऐसी विचारधारा है। स्त्री विमर्श का मतलब क्या है कि एक विचारधारा। विमर्श का मतलब क्या होता है? विचारधारा। स्त्री मतलब स्त्री से संबंधित ऐसी विचारधारा जो पुरुष व नारी के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। तो वो क्या है? मतलब इसका ये हुआ है कि पुरुषों के बराबर दर्जा दिलाने के लिंग के आधार पर उनमें भेदभाव ना किया जाए। इसमें क्योंकि अगर स्त्री लेखक लिखती है तो उसमें क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जैसे पूछ सकते हैं कि समान अनुभूति और सहानुभूति मतलब कौन दिखा सकते हैं? तो समान अनुभूति वो तो दिखा सकती हैं स्त्रियां, क्योंकि वो उसको उसके स्थान पर रखकर देख सकती हैं। सहानुभूति वो जो जितने भी पुरुष वर्ग के लेखक हैं वो दिखा सकते हैं, क्योंकि वो उसके स्थान पर रख के अपने आप को नहीं दिखा सकते हैं। एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पूछ लेते हैं इसको भी, क्योंकि शिक्षक बनने जाने रहे हो तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। अच्छे शिक्षक में मतलब अपने आप से भी तुम बता सकते हो जो समझते हो क्या गुण होने चाहिए। जैसे प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए, प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठता होनी चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए, आदि बहुत से गुण हैं जो एक अच्छे शिक्षक के अंतर्गत होने चाहिए। ठीक है, आप एक शिक्षक बनने आ रहे हो तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि एक शिक्षक में क्या अच्छे गुण होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है?
तो उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है? अब वर्तमान शिक्षा मंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये और राज्यपाल, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन है, क्योंकि ये कॉमन जानकारी है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि बताते समय बहुत बार ऐसे कर देते हैं जो मतलब पूछा कि वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है तो सीधे कह दिया दिनेश शर्मा। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ आपका जवाब देने का। आप जो बोलोगे तो आंसर दोगे माननीय दिनेश शर्मा जी। क्या बोलोगे? माननीय दिनेश शर्मा जी। वैसे जैसे राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए महामहिम भी लगा देते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए महामहिम, मतलब जो नरेंद्र मोदी जी, इस तरह से मतलब बोल देते हैं। और जो वो है अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो आदित्यनाथ जी हैं। जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और इनका मूल नाम भी पूछा गया एक बार, तो इनका मूल नाम है आदित्यनाथ जी का अजय सिंह बिष्ट। ठीक है। इसी तरह से जैसे राष्ट्रपति जी कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, राज्यपाल कौन है, ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। आसपास का, अपने जिस जिले से हैं उसका अपनी जानकारी होनी चाहिए। और बाकी डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। जो अगर आप जब तक इंटरव्यू नहीं दोगे तब तक तो थोड़ा डर रहता ही है। और कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत कुछ जानते हो तभी आपने अपना जो पास करके कंपटीशन तब यहाँ तक पहुंचे हो। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये खुश होना चाहिए कि हम यहाँ तक आए, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ तक भी सब लोग नहीं आते हैं। ठीक है। तो इसलिए बस ये सोच के रहो कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। तो आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे उतना अच्छा आप गेन करेंगे इंटरव्यू में नंबर। तो इसलिए मेहनत जितनी करोगे, अच्छी लगन से अपना इंटरव्यू दोगे, बस ध्यान रखो सटीक से जवाब दो, अच्छे से, कोई परेशानी नहीं आता तो उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं। तो सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ऐसे मत कहना कि सर मुझे याद ही नहीं। याद मतलब याद कैसे नहीं है, पर ध्यान नहीं आ रहा। याद तो था लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है उस समय। ठीक है। तो ये बहुत से मतलब बातों का ध्यान रखना है जो आपको इंटरव्यू समय देते हुए। और बाकी एक दो वीडियो और बनाने की मैं कोशिश करूंगी कि जो आपके मतलब कहीं ना कहीं काम आ जाए। क्वेश्चन तो इसी तरह से पूछे जाते हैं, अब क्वेश्चनों की कोई लिमिट नहीं है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं, कैसे। लेकिन फिर भी जैसे कहानी क्या है, निबंध क्या है, उपन्यास क्या है, और मतलब ये जैसे प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद में अंतर क्या है, आधुनिकता क्या है, ये सारी बातें वो पूछते हैं। बस सिर्फ क्या, मोटी मोटी यही वाली चीजें। तो ये सब अपना कुछ पॉइंट तो अपने आप से भी तैयार करो। जैसे कॉपी लो और अपना शॉर्ट बनाते चलो उसमें कि हमें क्या क्या लिखना है, उसमें क्या ऊपर लिखते चलो कि कहानी क्या है, उसके नीचे अपना कहानी लिख दे। छोटे मतलब इतना विस्तार से थोड़ी बताना है उन्हें। बस हमारा इंटरव्यू जो चलता है 20 या 25 मिनट हद है, नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही बस इंटरव्यू हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है। बस कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन बस मेहनत से लगे रहो और डरना कुछ नहीं है, बस तैयारी करो और एक सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।